नमस्कार। मंथन अब जो आपको मंथन करने में मदद करे। अमेरिका की एक बहुत पावरफुल लड़ी डॉक्टर मिरियम ग्रॉसमैन, जो प्रोफेशन से साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने सेक्स एजुकेशन में जो करिकुलम चलता है उसके खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी है। उन्होंने एक्सपोज किया है किस तरीके से सेक्स एजुकेशन के नाम से बच्चों के जीवन को, यंगस्टर के जीवन को बर्बादी में धकेल दिया जा रहा है। उन्होंने एक्सपोज किया है कि सेक्स एजुकेशन में रियल बायोलॉजी नहीं समझाई जाती है, रियल साइंस नहीं पढ़ाया जाता है। क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ भी नहीं बताया जाता है। बच्चों को ठीक से अवेयर नहीं किया जाता है, इसलिए बच्चे एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज और बिहेवियर करते हैं। आज के वीडियो में उनके प्रेजेंटेशन का कुछ अंश आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, जो आपको जानना बेहद जरूरी है, खास करके जो यंग लड़के और लड़कियां हैं, ताकि समय से पहले ऐसी कोई गलती ना करें जिससे इंडिविजुअली उनको भी नुकसान हो रहा हो, उनके शरीर को भी नुकसान हो रहा हो, उनके जीवन को भी नुकसान हो रहा हो, उनके भविष्य को भी नुकसान हो रहा हो और समाज को भी एज ए होल नुकसान हो रहा हो। तो बड़े ध्यान से देखेंगे इस प्रेजेंटेशन को। चलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, उनकी स्पीच काफी लंबी है, तो पहले हम कुछ अंश हम सुनेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको मैं सुनाऊंगा, फिर आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। ठीक है, तो सुनते जाइए। First, I want to tell you just a little bit about me. I'm a child, adolescent, and adult psychiatrist, and I worked for many, many years, 12 years, on one of the largest campuses in the United States called UCLA. I saw thousands and thousands of students there. Many of them, especially the young women, were suffering due to the sexual choices that they had made. Their suffering was 100% avoidable. उनका कहना है कि उनके पास बहुत हजारों की संख्या में यंग वीमेन, बहुत ही जवान महिलाएं आई और उन्होंने जो अपने जीवन में अपनी सेक्सुअल पसंद रखी, उसके कारण क्या क्या उन्होंने सफ़र किया, उसके बारे में बता रहे हैं। जो प्रैक्टिकली इन्होंने उन लोगों को ठीक किया है, उनको गाइड किया है। इनका कहना है कि जो भी प्रॉब्लम उन्होंने फेस किया वो सब कुछ अवॉइड किया जा सकता था, आज भी अवॉइड किया जा सकता है, अगर समय से पहले वो सब कुछ हमें पता चल जाए। Not only infections, but they had had one or more abortions. They lived in fear of having HIV or cervical cancer. एक या दो बार एबॉर्शन भी हुए हैं, जीवन भर डर से जीते हैं, कहीं मुझे सर्वाइकल कैंसर ना हो जाए, कहीं एड्स ना हो जाए। They were confused about the relationships with their casual hooking up. वो खुद ही कंफ्यूज हैं, जो भी संबंध बनाते हैं, जिसके साथ भी संबंध में हैं, उनको विश्वास नहीं है, कंफ्यूज होकर के जीवन जी रहे हैं, डर से जीवन जी रहे हैं। पढ़ाई भी उनकी खराब हो रही है, स्लीपिंग पैटर्न भी बिगड़ रहा है। With people, it was affecting their life, their sleeping habits, their studying, their grades went down, and some of them got depressed and even suicidal. तो उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसी महिलाएं, यंग महिलाएं, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जीती हैं और सुसाइडल अटेम्प्ट भी करती हैं, ऐसे केसेस आए हैं। तो ये नॉर्मल हो गया है, विदेशों में लाखों में ऐसे होते हैं और यही गंदगी भारत देश में आ रही है। आगे सुनेंगे। It's very frustrating as a doctor to see young people in the prime of their lives, bright, ambitious, successful young people with their lives in front of them, suffering in ways that could have been avoided. तो कहना है डॉक्टर मिरियम ग्रॉसमैन का कि एज ए डॉक्टर ये मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि इतनी संख्या में जो यंगस्टर हैं, जो इतने अपने लक्ष्य के लिए बहुत ज़्यादा कटिबद्ध हैं, अपने सक्सेस के लिए, आज उनको सफ़र करते हुए इस तरीके से देखना मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग है, जो कि हम अवॉइड कर सकते थे लेकिन अवॉइड हमने नहीं किया। आगे एक और दिलचस्प किस्सा सुनेंगे।
to them and discussed some of the science that I'm about to explain to you, they would say to me, "Why didn't I know that? Why didn't anybody tell me?" तो डॉक्टर का कहना है कि जब मैंने लोगों को विज्ञान समझाया, उनको बायोलॉजी समझाई, उनको बताया कि क्या क्या होता है, तो उनका क्वेश्चन यही आया यंगस्टर का कि मुझे क्यों नहीं पता चला ये सब कुछ पहले, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। यही क्वेश्चन इनको सभी लड़के लड़कियां पूछती है। अगर पहले आज भी पता चल जाए तो वो लड़कियां और लड़के इस दलदल में ना पड़े और अपने आप को बचा लें। क्या क्या होता है और आगे सुनेंगे आप। That's what it would sound like. Another thing that this curriculum completely ignores is the fact that the brain of a child and an adolescent is immature. 13 साल से लेकर के 25 साल की उम्र तक जो ब्रेन होता है वो इमेच्योर होता है। डॉक्टर खुद कंफर्म कर रहे हैं। आगे सुनेंगे तो आपको वही सब बातें मिलेगी जो बात आप मंथन में सुन चुके हैं और देख चुके हैं। आज कंफर्म मेडिकल साइंस भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है। सुनेंगे आप। I don't know if you have Allstate up here. It's a car insurance company. This is an ad that Allstate ran, and it goes like this. Why do most 16-year-olds, now mind you, this is much older than curriculum 1 through 8, right? Why do most 16-year-olds drive like they're missing a part of their brain? ये किसी कंपनी की एड है, डॉक्टर दिखाना चाहती हैं। उसमें लिखा हुआ है कि why do most 16-year-olds drive like they are missing a part of their brain। कहने का मतलब जो टीन एज में बच्चे ड्राइव करते हैं तो इस तरीके से क्यों ड्राइव करते हैं जैसे कि कुछ उनके दिमाग में वो मिस कर रहे हैं, कुछ नहीं है, मतलब अभी तक कंप्लीटली बना नहीं है, ऐसा कुछ। तो इस एड के ऊपर डॉक्टर आगे भी कहते हैं, सुनेंगे। Because they are. ये मिस करते हैं, इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको मैं पहले। Even bright, mature teenagers sometimes do things that are stupid. Don't we all know that? But when that happens, it's not really their fault. It's because their brain hasn't finished developing. The underdeveloped area is called the dorsal lateral prefrontal cortex. It's right here behind the forehead, right there. मैंने बताया आपको पहले भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में। जो भी कुछ होता है ये उनकी गलती नहीं है, कहने का मतलब बच्चों की गलती नहीं है। अभी तक उनका ब्रेन जो है बन रहा होता है और अंडर डेवलप होता है। तो क्या बोलते हैं, डोर्सल लेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। क्या करता है ये, डॉक्टर खुद कह रहे हैं। Plays a critical role in decision making, problem solving, and understanding future consequences of today's actions. सुन लिया आपने, क्या काम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का? डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान, और अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टुडेज एक्शन, यानी कि आज जो मैं कर रहा हूं या करूंगा, फ्यूचर में क्या उसका परिणाम आएगा, वो सब कुछ विचार करने की जो क्षमता अगर कोई देता है तो वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और उसको बनने में कितना समय लगता है, डॉक्टर बता रहे हैं, प्रॉब्लम इज इट वोंट बी फुली मैच्योर until they are into their 20s। यानी कि 20s का मतलब होता है 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच में। हमने बताया था पहले 25 साल की उम्र तक ये फुली डेवलप होता है। डॉक्टर इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। The problem is it won't be fully mature until they're in their 20s. Now this is something that we've known since the early 90s, mid 90s really, for a long time. We've known this about the teen brain. Somehow this information doesn't get into sex education. उनका कहना है कि ये सब कुछ इंफॉर्मेशन सेक्स एजुकेशन में बताते नहीं है, इसलिए बच्चे जो है ना सेक्स एजुकेशन को लेते हैं कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारे प्लेजर को फुलफिल करने के लिए, तो एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, सत्यानाश हो जाता है। और क्या क्या होता है बहुत कुछ बताया डॉक्टर ने।
आगे सुनेंगे। We need to bring this neuroscience, which is what it is, into sex education so that teachers and parents and also teenagers and children understand this, so they know not to even get close to a situation that they will later regret. Girls have an immature cervix. The cervix is the entrance to the uterus. सर्विक्स है ना, यूटरस जो है, गर्भाशय जो है, उसका एंट्रेंस है और ये इमेच्योर है। आगे सुनेंगे, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। An immature cervix is only covered by one layer of cells. This जो इमेच्योर है एक लेयर सेल से ही कवर है, ओनली एक कोष से ही कवर है। सोचिए कितना खतरनाक बात है। आगे सुनेंगे, समझ में आएगा मैं क्यों ऐसा खतरनाक बोल रहा हूं। is what it looks like on an internal exam. The immature cervix is circled in yellow. ये इमेच्योर है, आप देख रहे होंगे ना, जो रेड ज्यादा रेड है वो इमेच्योर है, केवल एक ही सेल से कवर है। और जो मैच्योर है, जब समय बीत जाता है तो वैसा दिखता है। अब इसके बारे में डॉक्टर क्या बोल करके वार्निंग दे रहे हैं, आप सुनेंगे। That area is only covered by one layer of cells, so it's extremely easy for viruses and bacteria to infect that area. As a girl gets older and when she reaches, यानी कि इस कंडीशन में जब इमेच्योर रहता है सर्विक्स, तो बैक्टीरिया और वायरस के लिए बहुत इजी है एंटर करना और उसको इन्फेक्ट करना। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती है, 20s तक पहुंचती है या 20 के बाद तक, थोड़ा बाद में 25 के बीच में 22, 23, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। वो क्या होता है, डॉक्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं। her early to mid 20s, that area is shrinking year by year. It's almost like there's a target on her cervix for these bacteria and viruses, and that target shrinks, and the area that's only covered by one cell is replaced by an area covered by many cells that's much tougher and more difficult for those bugs to penetrate. तो जैसे जैसे समय बढ़ता है, उम्र थोड़ी आगे निकलती है, बच्ची बड़ी हो जाती है, 20 से लेकर के 25 साल की उम्र तक पहुंचती है, तो एक सेल से जो सर्विक्स कवर था उसमें बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं, थोड़ा टफ हो जाता है और बैक्टीरिया और वायरस को एंटर करना मुश्किल हो जाता है, इन्फेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमेशा ही ये वाला जो पार्ट है सर्विक्स, एक टारगेट होता है बैक्टीरिया और वायरस का, और इस चीज को बचाना है। इसीलिए डॉक्टर बार बार वार्निंग दे रहे हैं, एक निश्चित समय तक बचा कर रखना है। और क्या क्या हो सकता है डॉक्टर बता रहे हैं। So in a way, as a girl gets older, she is growing her own shield, her own tough protection against infection. If we are going into the schools, and I'm not even sure we should be doing this because I believe sex education should be at home for those parents that want to do it, but if we are going to be talking about sex in the schools, I'm telling you, girls need to know about this, and they need to be warned. कई लोगों ने कहा है कि सेक्स एजुकेशन घर में भी देना चाहिए, तो डॉक्टर का सजेशन है तो जो लड़कियां हैं ना, उनको ये बताने की ज़रूरत है। लड़कियों को पता चलना चाहिए कि ये चीज़ भी है, उसके बाद जो सही वो करेंगे। और इनफैक्ट गलत स्टेप कोई भी लड़की नहीं लेगी, उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसलिए गलत कदम उठाते हैं। ऊपर से आजकल बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, अच्छा चेहरा लेकर के कुछ भी बोल देते हैं, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है और कुछ भी बोल देते हैं, उनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और लड़के लड़कियां उनकी बात को अंधे की तरह बिलीव करते हैं और अपने आप को खतरे में धकेल देते हैं। बचाने के लिए वो नहीं आते हैं। तो ये सब कुछ जानना आवश्यक है। आगे सुनेंगे। I'll talk to my boyfriend and he's going to give me good advice. You have a
12, 13, 14-year-old girl. She's deciding, should I become sexually active? Should I really be getting, I'll talk to my boyfriend and he's going to give me good advice. It's absurd. Who would think of that? डॉक्टर का कहना है, लोग भी ताली मार रहे हैं, हंस रहे हैं कि लड़कियां अगर ये सोचे कि भाई इसके ऊपर मुझे एडवाइस, सही एडवाइस कौन देगा, शायद मेरा बॉयफ्रेंड दे सकता है। कह रही है बकवास है ये, आपका बॉयफ्रेंड कहां से आपको एडवाइस देगा? तो कौन सोचेगा उनके बारे में? लड़कियों को खुद को सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए खुद को एजुकेट करना पड़ेगा। इसलिए सही जगह से सही इंफॉर्मेशन लेना बहुत आवश्यक है। तो आगे सुनेंगे। Oh, here's the cervix again. The mature cervix on the left side, the immature cervix on the right side. Okay. This is why the Centers for Disease Control in Atlanta, in the United States, that is the authority on all diseases, sexually transmitted diseases pose a severe threat. Faults of your curriculum here. This is the reason the immature cervix and girls feeling like, by the way, those infections that I spoke about of the cervix can occur even if a condom is worn. And the ignorance and lack of biologically correct information due to the sex ed industry, has led us in the United States to a situation where another young person between the age of 15 and 24 gets a sexually transmitted infection every 3.5 seconds. ये देखिए, यूएसए में 15 से लेकर के 24 साल की उम्र तक जो भी यंगस्टर हैं, वो हर 3.5 सेकेंड्स में सेक्सुअली इन्फेक्टेड होते हैं। कौन बताएगा ये बात? डॉक्टर ने तो बोल ही दिया है कि चाहे आप कंडोम यूज करो चाहे मत करो, सर्विक्स में इन्फेक्शन तय है। सेक्सुअल डिजीजेस होती है, इसको एसटीडीज बोलते हैं। कुछ नाम अभी हम सुनेंगे, मैं पूरा पिक्चर के साथ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन डॉक्टर जो ग्राफ दिखा रहे हैं उसको एक बार देखेंगे, समझेंगे कि ये सब कुछ डिजीजेस होते हैं। You're not actually doing so well over here either. This is chlamydia in Canada. Chlamydia. 1995 to 2010, going up. बीमारियां 2010 तक की है ये, 95 से लेकर 2010 तक की है। क्लिमिडिया आपने देखा ना, उसके ग्राफ, स्त्री और पुरुष दोनों को ये बीमारी होती है, सेक्सुअल डिजीज है, ये एसटीडी है। 1995 to 2010, going up. I'm not going to spend too much time on this, but you're going to see that they're all going up. गोनोरिया एक बीमारी है। डॉक्टर मिरियम ग्रॉस ने 2 किताबें लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं और खुद बचना चाहते हैं तो ये दोनों किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। उनमें से एक किताब आपको देने का प्रयास करेंगे। I wrote a book called Unprotected. A campus psychiatrist reveals how political correctness in her profession endangers every student. Each chapter in this book describes an actual student or a number of students who came to me for a specific issue, and how, due to the politics and the agendas in my profession, their suffering was increased. तो प्रैक्टिकली, पर्सनली बहुत सारे बच्चे इनके पास आए, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर के सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो किस तरीके से वो कंफ्यूज थे, जब सही इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने अपने आप को संभाला जरूर, लेकिन जो सफ़र करना था उन्होंने सफ़र किया, और कुछ बहुत हद तक काफ़ी समय तक सफ़र भी किया, लेकिन कुछ समय बाद उनकी सफरिंग कम हुई। तो डॉक्टर थे, डॉक्टर ने गाइड कर दिया, उनको समझा दिया। अगर डॉक्टर नहीं मिली होती तो क्या होता? ऐसे डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं। एक और किताब है। After that, I wrote another book specifically about sex education.
and it's called You're Teaching My Child What? ये है इनोसेंटी रिपोर्ट कार्ड, 2001 की रिपोर्ट है। काफ़ी समय हो गया है, 20 साल पहले का लगभग। ये देखिए इसमें क्या है, एटलीस्ट 1.25 मिलियन टीनेजर्स बिकम प्रेग्नेंट ईच ईयर इन द 28 OECD नेशंस, यानी कि सबसे विकसित देश जिनको बोलते हैं OECD नेशंस। हर साल लगभग 12.5 लाख टीनेजर्स जो लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और 5 लाख लड़कियां गर्भपात करा देती हैं। अब 20 साल पहले की रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में कितनी बढ़ोतरी हुई होगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक बात फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था, फिर से मैं कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई लोगों को पता नहीं, कई लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं और अपने लिए और समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ वैलेंटाइन डे, जो भी कुछ डॉक्टर ने रिसर्च किया है, डॉक्टर ने सेक्स एजुकेशन के रिलेटेड बातों को बोलते हुए, एक्सपोज करते हुए, या जो भी एसटीडीज हो रहे हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो रहे हैं, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, या शरीर का नुकसान हो रहा है, दिमाग का नुकसान हो रहा है, संबंधों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जीवन में समस्याएं पैदा हो रही है, फ्यूचर बर्बाद होता जा रहा है, फोकस और कंसंट्रेशन खत्म होता जा रहा है, एकेडमिक सक्सेस जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तमाम सारी चीज़ों को उन्होंने नोट किया है, दुनिया के सामने रखा है प्रैक्टिकली रिसर्च करने के बाद। उसके लिए कहीं ना कहीं वैलेंटाइन डे भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं नहीं, एग्जैक्टली वैलेंटाइन डे बहुत हद तक जिम्मेदार है। और ये सब हमारे देश में भी आ रहा है, भारत देश में भी आ रहा है। देखा जाए तो ये यूरोप का एक सेलिब्रेशन है, अंग्रेजों के आने के बाद कि हमारे देश में जोर शोर से सेलिब्रेट होने लगा है। इसका क्या डिमेरिट है आपके सामने मैं रख रहा हूं। मैंने बता दिया कि कितनी प्रेगनेंसी होती है, कितने एबॉर्शंस होते हैं, मैंने बता दिया। और एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं यंगस्टर, हत्याएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दुष्कर्म यानी कि रेप केसेस भी बढ़ जाते हैं, सुसाइडल केसेस भी बढ़ जाते हैं ड्यू टू वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन। सभी लोगों को सोचना पड़ेगा, अगर हम इस क्रिया को, इस गंदगी को हमारे जीवन में अलाउ करते हैं तो हमारे जीवन में कोई पर्सनैलिटी नहीं बनने वाली है। जिस पर्सनैलिटी की आशा स्वामी विवेकानंद करते थे, हमारे देश के बाकी स्कॉलर्स करते हैं, या जो भी विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, जैसा चाहते हैं कि हमारे देश के युवा कैसा होना चाहिए, कभी नहीं हो सकता वैसा। उसकी सारी शक्ति तो विपरीत लिंग के आकर्षण में ही बिखर जाएगी। कहां से अपना फोकस और कंसंट्रेशन को अपने स्टडी में, अपने गोल में लगा पाएगा? पूरे देश का प्रश्न है। सभी देश के जो शुभचिंतक विद्वान लोग हैं वो भी इस गंदगी को अलाउ ना करें। आपको पता होना चाहिए 14 फरवरी को पिछले 10 या 15 साल से मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कितना जबरदस्त चीज है। माँ बाप इमोशनल हो जाते हैं, बच्चे इमोशनल हो जाते हैं और अच्छा संकल्प करते हैं, अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, चरित्रवान बनने का प्रयास करते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। इसकी सारी जानकारियाँ हम टेलीग्राम चैनल में देने वाले हैं। कैसे मनाना है उसकी तैयारी आज से कर लीजिए। मैं आपको एक वीडियो क्लिप साथ में दिखा रहा हूँ, उसको देख करके समझिए। धूमधाम से मातृ पितृ पूजन दिवस अवश्य मनाएं। सर्वप्रथम माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। बेटी बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। उन्हें फूल माला पहनाएं। पूजन करूं मैं माता पिता का, पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं। आरती करूं
ही अच्छा लगा। वी हैव नेवर थॉट कि इस वैलेंटाइंस डे को इस मीनिंग में भी कोई ले सकता है। पेरेंट्स आर द ओनली वन दोज हु लव द मोस्ट, सो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम वैलेंटाइन डे एज अ पेरेंट्स डे मनाया गया है, सो एंजॉयड अ लॉट। माता पिता पूजन दिवस जो है इसको बहुत बड़े स्तर पे एस्टेब्लिश करना चाहिए। मज़ा आया, कुछ नया था। पहले रोने में शर्म आती थी, मगर आज दिल से हमारे साथ रोके उसने ये एहसास किया कि नहीं, जिंदगी में कुछ भी हो तो माँ बाप ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये सोचती हूँ कि ये हर साल जब वैलेंटाइन डे हो तो हर साल होना चाहिए। ऐसे कलयुग में युवा धन ये धर्म की ओर चल रहा है, हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके सतयुग की स्थापना हुई ऐसा लगा हमको।